करते हैं हम आज का सफर। अल्टरनेटर में हम पढ़ रहे थे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। अच्छा, सिंपल सा बताओ, देखो आईटीआई से रिलेटेड आपको ये तो पता होना चाहिए कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। सबसे पहले रेगुलेशन, भाई कभी आप कोई चीज का नियम और कायदा निपटाते हो ना, हाँ तो वही रेगुलेशन है बेटा, कि जब उस पर भार नहीं डाला है यानी कि नो लोड, और जब उस पर भार है बेटा, वहां से जो वोल्टेज का अंतर होता है वही क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन। खत्म। अब जब पावर फैक्टर ज्यादा होगा यानी कि लीडिंग होगा, तो बेटा जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे वैसे पावर फैक्टर बढ़ता रहेगा, और अगर बेटा लैगिंग है तो बेटा जैसे जैसे बढ़ाओगे वह घटता रहेगा, है ना। और इसी को करने के लिए 3 मेथड होते हैं। आप कहोगे तो मैं पूरा करा दूंगा, लेकिन बेटा उसके सिर्फ की पॉइंट पूछा जाता है क्योंकि आप समझ नहीं रहे, आपके एग्जाम में इतना ही है। ठीक है, शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। ये क्या है? वोल्टेज नियमन। क्या है? वोल्टेज नियमन। अगला पॉइंट है बेटा आपका वोल्टता नियमन। ठीक है, इसे कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो यही होना चाहिए बेटा, इस वोल्टेज नियमन को ज्ञात करने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? आवश्यक नियम ये है कि बेटा कोई भी अल्टरनेटर हो उसकी गति बराबर होनी चाहिए, उसकी आवृत्ति बराबर होनी ही चाहिए। ठीक, तो लिखो बेटा, किसी भी अल्टरनेटर की घूर्णन गति तथा विद्युत परिमाण को हमेशा नियत रखते हुए यह आरेख खींचा जाता है। तो लिखो, यह नियमन सदैव अल्टरनेटर की गति को अल्टरनेटर की गति को स्थिर रखते हुए स्थिर रखते हुए तथा बेटा इसके अंदर जो अल्टरनेटर की धारा आ रही है ना, अल्टरनेटर की जो धारा आ रही है उसके नियमन सदैव अल्टरनेटर की गति स्थिर रखते हुए तथा, अब मुझे बताओ, एक तो हो गई अल्टरनेटर की गति को स्थिर रखी, और जो धारा बन रही है ना बेटा उसके परिमाण को भी स्थिर रखा जाता है। ये दोनों कंडीशन पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी फेज सीक्वेंस वगैरह वो सारी चीज है, लेकिन ये मेन कंडीशन है। फिर से कह रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। यह नियमन सदैव अल्टरनेटर की गति को स्थिर रखते हुए तथा धारा के यानी कि विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए देखा जाता है, तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए क्या होता है बेटा, ज्ञात किया जाता है। यानी कि आपको धारा भी नियत रखनी है और बेटा उसकी क्या गति भी नियत रखनी है। क्यों? क्योंकि गति चेंज करोगे तो बेटा आवृत्ति चेंज हो जाएगी। कैसे? इधर आओ बेटा, n बराबर क्या होता है 120 f अपॉन p। जैसे गति चेंज करोगे बेटा आवृत्ति चेंज हो जाएगी, और जैसे ही धारा चेंज करोगे ईएमएफ चेंज हो जाएगा, इसलिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें होता क्या है, अब देखो बेटा इसमें क्या होता है, यदि पूर्ण अवस्था से नो लोड अवस्था तक इसमें क्या किया जाता है बेटा, गति परिवर्तन को जांच किया जाता है, यानी कि सॉरी वोल्टता परिवर्तन का जांच होता है। इस प्रक्रिया में अल्टरनेटर की नो वोल्ट यानी कि अल्टरनेटर की पूर्ण भार यानी कि फुल लोड से नो लोड यानी कि लोडहीन अवस्था तक क्या ज्ञात होता है बेटा, अवस्था तक वोल्टता में परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया में अल्टरनेटर की पूर्ण भार से नो लोड अवस्था तक क्या ज्ञात किया जाता है बेटा, वोल्टता परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। वोल्टता में परिवर्तन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान, देखा, आराम से देखो। ठीक है, हाँ, और बेटा इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इसी प्रक्रिया को वोल्टता नियमन कहते हैं। ठीक है, यानी कि वोल्टेज में होने वाला चेंज। अब बेटा इसे सांकेतिक भाषा में वी आर से दर्शाते हैं, तो इसे बेटा किससे दर्शाओगे, वी आर से दर्शाते हैं। अब बेटा इसका फॉर्मूला है, बेटा आपको भले कोई भी कह दे कि नीचे नो लोड रख दो, कभी मत रखना बेटा, जो कह दिया वो फाइनल है। वो नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड ही होता है। ठीक है, आ जाओ, तो बेटा इसका फॉर्मूला लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी आर बराबर वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड। बेटा कहीं पे भी अगर आपको कोई कह दे कि नहीं इसकी जगह ये लिखो, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी नो लोड, तो बेटा गलत है, ध्यान रख लेना, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन फुल लोड होता है, नीचे हमेशा फुल लोड ही आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन ले रहे हो आप। ठीक, बहुत सही। अब पूछा जाएगा बेटा इसको प्रतिशत में लेना हो तो क्या लगोगे, इंटू 100। अब यहाँ पर हो जाएगा जहां आपको कोई पूछेगा कि वी नो लोड क्या होता है, तो बेटा ये क्या है, वी नो लोड का मतलब क्या है, शून्य लोड पर वोल्टता कितनी है, शून्य। अब जैसे वी एन एल का मतलब क्या है, ये है शून्य लोड पर वोल्टता, शून्य लोड पर वोल्टता। ठीक है, ये क्या है आपकी वी एन एल। अब देखो वी एफ एल क्या होता है, फुल लोड पर वोल्टता। वी एफ एल क्या होती है, फुल लोड पर
वोल्ट था। ठीक है, चलिए ये दोनों आपके पॉइंट क्लियर हो गए। अब बस यहाँ पर वी नो लोड माइनस फुल लोड, बेटा नीचे हमेशा ध्यान रखना वी फुल लोड ही आएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से कुछ कंडीशन आती है कि अगर लोड का पावर फैक्टर बेटा इसमें पूरी तरह से वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है बेटा, वोल्टता रेगुलेशन लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट तो बेटा ध्यान रखना, वोल्टता नियमन नियमन यानी कि रेगुलेशन पूर्णतः पूर्णतः बेटा किस पर निर्भर करता है, लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। किस पर करता है, लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक, हाँ। अब देखो बेटा दूसरा कैसे करेगा, यदि बेटा आपका लोड का पावर फैक्टर अग्रगामी होगा तो बेटा लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, ध्यान रखना। इसमें कैसे करता है तो लिखना बेटा, इसमें पहला ए, अगर लोड पावर फैक्टर, ये यूं क्यों याद रखना बेटा, अगर लोड पावर फैक्टर क्या है, अग्रगामी, क्या है अग्रगामी, अग्रगामी का मतलब क्या होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, अग्रगामी है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे ना तो बेटा ईएमएफ बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बेटा लोड बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टता बढ़ती है। इसमें क्या लिखोगे, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, बेटा लोड बढ़ा और पावर फैक्टर क्या है अग्रगामी, तो बेटा धारा बढ़ी और वोल्टता बढ़ जाएगी, है ना। तो लिखना जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, लोड बढ़ेगा तो लोड वोल्टता का मान बढ़ेगा। तो बेटा क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टता का मान बढ़ता है, यानी कि टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगी ना बेटा वो ड्रॉप बढ़ जाएगा, यानी कि उसका मान बढ़ जाएगा, टर्मिनल वोल्टता। अब अपन इतने सारे पढ़ लेते हैं लेकिन हमें ये इतनी सी चीज समझ में नहीं आती है ना, टर्मिनल वोल्टता का मान बढ़ता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, सर अगर लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है तो बिल्कुल बेटा ये भी आपका लाजिम है क्वेश्चन, अगर और लोड यूनिटी पे कभी नहीं चलता, क्यों, क्योंकि यार होता है लेकिन नॉर्मली आप सारा प्रतिरोधी हो जरूरी तो ना, क्योंकि इंडस्ट्री में जाओगे तो मशीनें होगी और मशीनों में कॉइल होती है, कैपेसिटर बैंक पे जाओगे तो पावर फैक्टर होता है ना। अगर लोड पावर फैक्टर कैसा है, अगर लोड पावर फैक्टर बेटा क्या है आपका, लैगिंग है, लैगिंग है, लैगिंग का मतलब क्या होता है, पश्चिगामी। तो बताओ क्या होगा, आप खुद बताओ, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो वैसे टर्मिनल वोल्टा घटती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, इसमें भी देखो बढ़ाया है मैंने, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, लोड बढ़ेगा तो बेटा क्या होगा, तो टर्मिनल वोल्टता घटती है। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है बेटा, घटती है। ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना बेटा, गलत करके मत आना। ठीक है, यहाँ तो बढ़ती है और बेटा यहाँ क्या है, घटती है। कब, जब लैगिंग पावर फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि लैगिंग में धारा पीछे होती है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इसको समझो बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अल्टरनेटर है बेटा, यहाँ से आपने कनेक्शन लिया है, यहाँ लोड लगाया है, मान लो बेटा यहाँ पे लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है, तो लैगिंग में बेटा धारा क्या रहती है, पीछे रहती है, तो बेटा यहाँ पर ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा। और बेटा अगर लीडिंग होगा तो धारा आगे रहेगी, तो बेटा क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ेगी। बस ये ध्यान रखना, ठीक, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चल बहुत सही। अब बेटा वैसे तो इसमें अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन आपको मैं टू द पॉइंट एग्जाम अप्रोच लिखाता हूँ कि इसको किन किन मेथड से ज्ञात किया जाता है। बेटा पूरा डेरिवेशन में करने से कोई मतलब नहीं है, मैं सटीक पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, तो इस वोल्टता रेगुलेशन को ज्ञात करने के लिए कुल मिला के 3 महत्वपूर्ण मेथड होते हैं, उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, आओ, अल्टरनेटर की वोल्टता नियमन के मेथड। तो बेटा आपसे कोई पूछेगा कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके होते हैं, तो क्या बोलोगे, मुख्यतः बेटा कितने होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, लिखना, मुख्यतः 3 विधियां होती है। और बेटा केवल नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, विधियां होती है। ठीक है, हाँ, और इन विधियों में महत्वपूर्ण क्या होते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही। ए, पहला विधि कौन सी होती है बेटा, जिसे कहते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ जनरेट क्या कर रहे हो, ईएमएफ, तो उसे कहते हैं ईएमएफ मेथड। पहला मेथड क्या बेटा, ईएमएफ मेथड, है ना बेटा। इसका अन्य नाम पूछा जाता है ईएमएफ विधि, इसका बेटा अन्य नाम पूछा जाता है। तो क्या लिखोगे, ईएमएफ विधि का अन्य नाम क्या है, जल्दी से बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, इसी ईएमएफ विधि को क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। देखो ईएमएफ कहां से बनेगा, है ना, ईएमएफ यानी कि देखो ई बाय वी, तो बेटा क्या कहोगे इसको, सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड। क्या कहोगे बेटा, सिंक्रोनस, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे सिंक्रोनस इंपीडेंस, इंपीडेंस यानी कि जेड, है ना, इंपीडेंस मेथड भी कहते हैं, मेथड भी
कहते हैं। बेटा ये सीधा पूछा जाता है कि बताओ ईएमएफ मेथड को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? इसे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर? क्लियर। अब देखो बेटा, इसके अंदर जो आप रेगुलेशन निकालते हो ना, वो क्या होता है? अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। यानी कि ज़्यादा होना खराब होना, क्योंकि रेगुलेशन क्या होता है बेटा? कम से कम होना चाहिए, है ना? यहाँ लिखा क्या मैंने? हाँ, ध्यान रखना बेटा, ये मान कम से कम होना चाहिए। यह मान जितना कम होगा ना, जितना कम होगा, उतना क्या होता है बेटा? उतना बेस्ट होता है। ठीक है? होता है। अगर आपको कोई पूछेगा कि रेगुलेशन का मान 100 ज़्यादा है या 0, तो बोलना 0 बेस्ट है। ठीक है? ध्यान रखना। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है? ईएमएफ का जो रेगुलेशन है ना, वो ज़्यादा आता है। तो लिखो बेटा, इस विधि में परिणामी ईएमएफ, परिणामी या इस विधि में जो आपका वोल्टता नियमन का मान, वोल्टता नियमन अपेक्षाकृत ज़्यादा आता है, अपेक्षाकृत अधिक आता है, अधिक आता है। और बेटा इसी अधिक आने के कारण बेटा इसे क्या बोला जाता है? इसीलिए इसे निराशावादी विधि कहते हैं, क्योंकि वोल्टा विनियम क्या होना चाहिए? क्योंकि वोल्टता रेगुलेशन, रेगुलेशन यानी कि नियमन, है ना? रेगुलेशन जितना कम हो उतना अच्छा होता है, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अतः अतः इस विधि को क्या कहते हैं बेटा? निराशावादी विधि कहा जाता है। निराशावादी, है ना? हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, किस विधि को निराशावादी कहते हैं? तो इसी विधि को कहते हैं निराशावादी विधि, यानी कि पैसिमेटिक मेथड कहते हैं, निराशावादी विधि भी कहते हैं। ठीक है? हाँ, क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा आता है, क्योंकि आना क्या चाहिए बेटा? कम आना चाहिए। ठीक है? हाँ, ठीक? हाँ, अब लिखो बेटा, दूसरा, आना क्या चाहिए बेटा? कम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? ज़्यादा आता है ना, इसलिए इसे बोलते हैं निराशावादी विधि। ठीक? चलिए दूसरा, दूसरा कौन-सा मेथड है बेटा? हाँ, ठीक है, हाँ, तो बेटा दूसरी विधि कौन-सी है? एमएमएफ विधि। दूसरी विधि का नाम पूछा जाता है तो क्या बोलोगे? एमएमएफ विधि। तो दूसरी विधि का नाम क्या है बेटा? एमएमएफ विधि। मुझे बताओ एमएमएफ कब आता है? जब चुंबक की बात करते हो कि नहीं? तो बेटा एमएमएफ का देखो, इसको याद रखने का तरीका बेटा, एमएमएफ क्या होता है बेटा? चुंबक के अंदर एम्पीयर टर्न, यानी कि उसको धक्का देने वाला, फ्लक्स को धक्का देने वाला बल, तो बेटा क्या होता है? एम्पीयर टर्न होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो बेटा इस विधि को एम्पीयर टर्न विधि भी कहा जाता है। तो बेटा इस विधि को क्या बोलते हैं बेटा? एम्पीयर टर्न विधि भी कहते हैं। इस विधि को बेटा, एमएमएफ विधि को एम्पीयर टर्न विधि भी कहते हैं। पहली बात। अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है? इसमें जितना वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है ना, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आता है ना? ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेटा इसे आशावादी विधि भी कहा बोला बोला जाता है। इस विधि को इस विधि को आशावादी, आशावादी को क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिमिस्टिक। इसे आशावादी विधि भी कहते हैं। ठीक है? हाँ, क्योंकि क्योंकि इसमें नियमन लगभग या नियमन कम होता है ना? कम होता है, नियमन मान कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। अब पूछेंगे कि सर सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? तो अब आएगी बेटा तीसरे नंबर की, उसे कहते हैं ZPF, यानी कि जीरो पावर फैक्टर मेथड। ठीक है? लिखो बेटा, तीसरा ZPF विधि, है ना? तो बेटा इसमें लिखो, इसे जीरो पावर फैक्टर विधि कहते हैं, पावर फैक्टर विधि कहते हैं। अगर पूछेगा बेटा सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, तो यही है, तो लिखना बेटा यह सबसे बेस्ट विधि कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा? सबसे बेस्ट विधि कहलाती, यह सबसे बेस्ट विधि कहलाती है। ठीक है? कौन सी? जीरो पावर फैक्टर। और बेटा इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं बेटा पोर्टियर ट्रायंगल विधि भी कहा जाता है। तो बेटा इसे इसे पोर्टियर पोर्टियर ट्रायंगल विधि भी कहा जाता है। ठीक है?
बहुत बढ़िया बेटा, इसे क्या बोलोगे? पोर्टियर ट्रायंगल विधि भी कहते हैं, ध्यान रखना। और बेटा इसका एक अन्य नाम भी है, इसे साधारण मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे जनरल मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन भी कहते हैं। सर ये सबसे बेस्ट है, फिर भी जनरल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन देती है। तो लिखना इसे जनरल, अब जनरल का नाम सुन के आप ईएमएफ मत लिख देना, ये है, इसे जनरल मेथड ऑफ, ये शब्द सीधा सीधा देगा, ध्यान रखना, ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन भी कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन भी कहते हैं। बेटा ये नाम सीधा सीधा देगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जनरल समझ के आप ईएमएफ पे मत चले जाना, जनरल वोल्टेज मेथड इसी को कहते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया, ओके। चलिए अब बेटा अपन चलते हैं, सर इस अल्टरनेटर में हानियां भी होती है क्या? बिल्कुल, जैसे बेटा डीसी मोटर जनरेटर में होती है, वैसे अल्टरनेटर में भी हानियां होती है। तो अब पढ़ते हैं, तो आपको क्या याद करना है? ईएमएफ, एमएमएफ और पोर्टियर। और बेस्ट कौन सा है? पोर्टियर ट्रायंगल। बेटा इसे कहते हैं जनरल मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन, इसे कहते हैं बेस्ट, और इसे कहते हैं जीरो पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें ईएमएफ का मान सबसे कम आता है, ठीक है? यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम आता है। एमएमएफ को क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंस मेथड, है ना? इसे कहते हैं एम्पियर टर्न मेथड, ठीक है? और ईएमएफ को क्या बोलते हैं बेटा? ईएमएफ को बोलते हैं अपन क्या? इंपेडेंस मेथड, ठीक है? समझ में आया? आ गया सर, आ गया, ठीक है? बाकी सारी चीजें बेटा आपके पास टू द पॉइंट चीजें मैंने लिख दी। बेस्ट विधि कौन सी है? यही है ZPF मेथड, ठीक? चलिए अब बेटा अपन बात करते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग, अल्टरनेटर की रेटिंग। अब बात करते हैं अल्टरनेटर की रेटिंग, आओ बेटा। ओह रेटिंग क्या? हानियां। अल्टरनेटर रेटिंग तो पढ़ा थी ना मैंने, हाँ, अल्टरनेटर की हानियां। बेटा एज इट इज आपके आईटीआई से रिलेटेड सारे पॉइंट को टच करूंगा मैं, ठीक है? देखो अल्टरनेटर की हानियां, चलिए ओके। क्या सर इसकी संरचना डीसी जनित्र के समान है, तो इसकी हानियां भी वैसी होगी क्या? बिल्कुल बेटा इसकी हानियां भी वैसी ही है। तो क्या लिखोगे? अल्टरनेटर में भी डीसी जनित्र के समान हानियां होती है, यानी कि जनित्र पढ़ो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इसकी हानियां, भाई मशीन को देना पता है ये जनरेटर है या क्या है ना? इसलिए हानियां सेम होती है। इसकी हानियां भी डीसी जनित्र के समान होती है। इसकी हानियां भी क्या होती है बेटा? डीसी जनित्र के समान होती है। अब आता है कौन कौन सी, तो आप बताओ कौन कौन सी होगी? भाई या तो करंट बहेगी फील्ड में, तो तांबे की हानियां होगी, या बेटा जिसके ऊपर फील्ड लपेटी है उस कोर में हानि होगी, या बेटा जो रोटर घूमेगा उसकी हानि होगी, है ना? तो पहली क्या है? पहली है बेटा ताम्र हानि। पहली कौन सी प्रकार की हानि है? ताम्र हानि, ताम्र हानि। अच्छा ताम्र हानि। अब मुझे बताओ ये ताम्र हानि किस किस में होगी? थोड़ा सोच के बताओ भाई। या तो आप स्टेटर के अंदर जो ईएमएफ बन रहा है बेटा उसमें हानि होगी, या फिर जो फील्ड के अंदर जो वाइंडिंग में आपने डीसी दिया बेटा उसकी, ये दो ही होगी। या तो रोटर या स्टेटर, ये दो ही होगी ना जहां पे ईएमएफ बन रहा है वो। बिल्कुल, तो बेटा एक होती है इसमें स्टेटर ताम्र हानि, स्टेटर ताम्र हानि, और एक क्या होती है इसमें? रोटर ताम्र हानि, ठीक? ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ स्टेटर की ताम्र हानि क्या होगी? जल्दी से बताओ। अरे सिंपल, हानि का मतलब क्या? पी, और पी बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर। यानी कि हानि सिर्फ किस में होता है बेटा? प्रतिरोध में। किस में होता है? प्रतिरोध से होती है ना? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से देखो, यानी कि स्टेटर की धारा स्क्वायर इनटू स्टेटर की रेजिस्टेंस, यार एस क्या है? एस, और एस मतलब क्या है बेटा? स्टेटर, ध्यान रखना। एस मतलब क्या है? स्टेटर, और बेटा आर जहां लिखूंगा उसका मतलब क्या है? रोटर, है ना? अब बताओ रोटर की हानि क्या हो जाएगी? सिंपल सा कर, रोटर की धारा का स्क्वायर इनटू रोटर का प्रतिरोध। ये लो भैया, ये भी वाट में और ये भी वाट में, ठीक? आसान लग रहा है ना? बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, ठीक? चलो, तो ये तो था हमारा पहला प्रकार, यानी कि ताम्र हानि। अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा आप कौन सी? लो हानि। और लो हानि में तो सर वही है क्या? एडी और हिस्टेरेसिस, वही है। मशीन तो मशीन है। तो लिखो बेटा दूसरे लोह हानियां, लोह हानियां, ठीक है? लोह हानियां। चलिए पहला क्वेश्चन, सर ये लोह हानियां किस में होगी? तो बेटा यह कोर में होगी। कोर कौन सी? चाहे स्टेटर हो या कॉपर, है ना? रोटर, यह कोर में होती है। कोर में होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि कोर में ही तो बेटा अपन मैग्नेट बनाते हैं, इसलिए तो मैग्नेट को पढ़ाते हैं पहले, है ना? हाँ। अच्छा सर ये कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखना यह दो प्रकार की होती है। सर ये दो प्रकार की कौन सी होती है? तो ध्यान रखना पहली कौन सी होती है? एडी, और दूसरी हिस्टेरेसिस हानियां। तो पहली प्रकार की कौन होगी बेटा आपकी? पहली प्रकार की कौन सी होगी आपकी? हिस्टेरेसिस हानियां, जिसे कहते हैं चुंबकीय शैथिल्य, हिस्टेरेसिस हानि। और बेटा दूसरी प्रकार की कौन सी होगी? दूसरी प्रकार की होगी एडी धारा हानि, एडी धारा हानि, ठीक है? चल एडी और हिस्टेरेसिस, ठीक है? अब देखो बेटा इसको बताने की जरूरत नहीं, इसे किससे दर्शाओगे? WH से, और बेटा इसे किससे दर्शाओगे? WE से, है ना? अब इनका मान याद करो, रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा एग्जाम में, ध्यान रखना। आओ तो सबसे पहले तो यहां से मैं कह सकता हूं हिस्टेरेसिस हानि बराबर हिस्टेरेसिस हानि, यानी कि WH। बेटा WH का मान कितना होता है? जल्दी से बताओ सोच के, 2 मिनट का समय देता हूं। नीटा BM 1.6 F into V, वही होता है बेटा, नीटा BM 1.6 F into V। बेटा ये वही मान है, याद रखना। और यहाँ पर V क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ठीक है? आयतन होता है, ठीक है? समझ गए? समझ गए सर, ये भूलना मत, ठीक? दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपकी एडी धारा हानि।
और कम करने का उपाय तो अब आपके खून में बह रहा होगा, है ना? सिलिकॉन भाई नीटा, सिलिकॉन के लिए इसका मान कितना होता है? 0.01, तो बेटा इसके लिए क्या मिलाते हो? सिलिकॉन, याद है? हाँ, 0.01 नीटा का मान होता है, इसलिए बेटा इसमें कम होता है, ठीक है? ध्यान रखना। दूसरी क्या है? एडी धारा हानि, एडी धारा हानि। तो बेटा ये क्या होता है? ये होता है WE। अब मुझे बताओ इस WE का मान कितना होता है? जल्दी से बताओ। तो क्या होता है बेटा? नीटा BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। बेटा इसका मान कितना होता है? BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर और क्या वाट, ठीक? चलो बहुत बढ़िया। तो ये है बेटा दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक? अब तीसरी हानि क्या होगी बेटा? वो होगी यांत्रिक हानियां। तो तीसरे प्रकार की हानियां कौन सी है? आओ समझते हैं। ये बी और सी। तीसरे प्रकार की हानियां कौन सी होगी बेटा? सी, यानी कि यांत्रिक हानियां। अब मुझे बताओ ये यांत्रिक हानियां किस में होगी? जल्दी से बताओ। सिंपल सा बात है बेटा, जब आर्मेचर से जब बीच में एयर गैप होगा उससे टकराएगा, है ना? आर्मेचर और इस रोटर के बीच में जो एयर गैप होता है बेटा, वहां पर हानि होता है, यानी कि रोटर के द्वारा, ठीक है? तो लिखो बेटा, आर्मेचर द्वारा वायु घर्षण, बियरिंग और ब्रशों या कम्यूटेटर से होने वाली क्षति क्या होती है बेटा? यांत्रिक हानियां होती है। तो आर्मेचर आर्मेचर के वायु घर्षण, वायु घर्षण और बेटा कहां पर होती है? तो वायु घर्षण हो या फिर आप जहां बियरिंग लगा रहे हो वो बियरिंग, आर्मेचर के वायु घर्षण हुआ, बियरिंग हुआ, तथा ब्रशों के तथा ब्रशों तथा कम्यूटेटर का जो संपर्क होता है ना बेटा, ब्रश तो फिक्स होता है, कम्यूटेटर ही तो घूमता है। हाँ, तो ब्रशों तथा कम्यूटेटर के संपर्कों वाली हानि। ऐसा नहीं कह रहा हूं बेटा कि कम्यूटेटर इसमें है कि नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है ये संपर्कों वाली हानि किस में आती है बेटा? कम्यूटेटर के संपर्कों वाली हानि किस में आती है? तो बेटा ये सभी हानियां आपकी यांत्रिक हानियां कहलाती है। यांत्रिक हानियां कहलाती है। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बेटा इसके अंदर कुछ होती है अलग अलग, तो वो स्ट्रे हानि, कोर हानि, ये सारी जगह तो मैं अभी लिखाता हूँ, है ना? तो लिखो बेटा, अब यहाँ से आप कह सकते हो बेटा कुछ अलग अलग हानियों को सम्मिलित रूप से कह सकते हो। यहाँ से बेटा 3 हानियों को ध्यान में रखना। पहला आपसे एक टर्म पूछी जाती है कि बताओ स्ट्रे हानि क्या होगी? स्ट्रे हानि बताओ क्या होगी? तो ध्यान रखना बेटा, स्ट्रे हानि क्या होती है? तो स्ट्रे हानि क्या होती है? जो भी कोर के अंदर होती है लोह प्लस घूमने के कारण जो होती है, यानी कि यांत्रिक हानि का योग। तो बेटा ये स्ट्रे हानि क्या होती है? लोह हानि प्लस यांत्रिक हानि का योग बेटा क्या होती है? आपकी स्ट्रे हानियां होती है। दूसरा क्या होगा बेटा? नियत हानि, यानी जिसका मान हमेशा नियत रहेगा, जैसे कि लो हानि हुआ, जैसे कि चाहे कम लोड हो या ज्यादा, बेटा उसका यांत्रिक हानि तो होगी होगी, है ना? उस तरह से। दूसरा इसमें पूछा जाता है बेटा नियत हानि। नियत हानि यानी कि ऐसी हानि जिसका मान हमेशा फिक्स हो। तो बताओ कौन कौन सी हानि होगी? जैसे लो हानि तो होगी होगी, लो हानि तो होगी होगी, प्लस यांत्रिक हानि तो होगी होगी, चाहे लोड कितना भी हो। और क्या होगी बेटा? इसके अलावा बेटा एक हानि और होगी, वो कौन सी होगी? तो शंट फील्ड हानि, ठीक है? शंट फील्ड हानि। सारी चीजों को रिवाइज कर लो, ठीक है? हाँ। अब देखो बेटा गौर से देखो, इन दोनों की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या? स्प्रे हानि, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बेटा नियत हानि बराबर ये भी होता है। नियत हानि अगर आपको ये लिख के देना एग्जामिनर, तो बेटा शर्माना मत। क्या होता है? स्ट्रे हानि प्लस शंट फील्ड हानि, शंट फील्ड हानि, ठीक? चलिए बहुत ही बढ़िया। और अंत में बेटा आपकी कौन सी आती है? अस्थिर हानि, जिसका मान कभी भी नियत नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? अस्थिर हानि। अस्थिर यानी कि जिसका मान स्थिर ना हो, है ना? यानी कि जिसका मान बदले लोड के साथ, अस्थिर हानि, है ना? जिसका मान लोड परिवर्तन से बदलता है, लोड परिवर्तन से बदलता हो, ठीक है? अब बताओ अस्थिर हानियां कौन सी होगी? जल्दी से बताओ। चाहे वो आर्मेचर की हो या सीरीज फील्ड की हानियां हो। तो बेटा ये क्या होगी? ये हानियां क्या हो जाएगी? आर्मेचर फील्ड, इसके साथ क्या होती है बेटा? सीरीज फील्ड की हानियां, सीरीज फील्ड हानि। ओके ओके, ठीक? चलिए तो बेटा ये आपको पूछा जाता है, ठीक है? अब अगर बेटा आपको कोई पूछेगा कि बताओ तो कुल हानियां कितनी होगी, तो आपको सभी पता है अस्थिर और स्थिर हानियों का योग क्या होता है? कुल हानियां, ठीक है? तो लिखो बेटा कुल हानि बराबर, अतः कुल हानि बराबर स्थिर हानि प्लस स्थिर हानि प्लस अस्थिर हानियां, ठीक है? ये लो भैया, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ओके? चलिए बहुत बढ़िया। अब जब आपके पास हानियां आ चुकी है, तो बेटा आप क्या निकाल सकते हो? मशीन की दक्षता, क्योंकि दक्षता हानियों पे ही तो होती है डिपेंड, ठीक है? समझ गए? जितनी हानि कम उतनी दक्षता ज्यादा, ठीक है? तो अब देखो बेटा आप लिखेंगे दक्षता, क्या लिखेंगे? दक्षता, दक्षता
तो सबसे पहले तो बेटा इसे किससे दर्शाया जाता है, ध्यान रखना, इसे नीटा से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाओगे बेटा, नीटा से दर्शाया जाता है, पहला नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी दक्षता निकालोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ, देखो बेटा, यानी कि नीटा बराबर सबसे पहले दक्षता होती क्या है बेटा, आउटपुट बट्टे में इनपुट, होती कि नहीं, होती है सर, होती है कि नहीं, होती है। अब देखो बेटा आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, देखो ये आपकी मोटर है बेटा, ये जनरेटर है बेटा, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, ईएमएफ मिल रहा है, और इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ कि नहीं। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट में मुझे मिलेगा, आउटपुट रेटिंग क्या है, केवीए, तो बेटा क्या हो जाएगा, केवीए आउटपुट, है ना, आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, केवीए, और केवीए के साथ बेटा क्या है, किसमें, पावर फैक्टर के साथ मिलेगा, केवीए आउटपुट। और मुझे बताओ बेटा इनपुट में आपने क्या दिया है, इनपुट में बेटा आपने क्या दिया है, वही बेटा केवीए आउटपुट, और बेटा ये क्या है, लोड पर निर्भर करता है कि नहीं, बिल्कुल। अभी रुको, यानी कि मेरे पास लॉस आ गया भाई, आउटपुट में मुझे मिला है, तो भाई इनपुट में भी ये दिया होगा मैंने, तो ये लिखा मैंने केवीए आउटपुट। ठीक है, अब देखना आराम से बेटा, अब इस आउटपुट में मैं क्या जोड़ूंगा, भाई मशीन आपकी चल रही है, मशीन में मैंने घुमाया, तो बेटा कुछ हो गया लॉस, और फिर जाके तो बेटा ये मिला है मेरे को केवीए, मिला है कि नहीं मिला है, तो बेटा ध्यान रखना इसका केवीए आउटपुट बेटा, केवीए आउटपुट प्लस क्या हो जाएगी, लॉसेस, क्या हो जाएगा बेटा, हानियां, कौन सी बेटा, कुल हानि, कुल हानि। और आप बताओ बेटा ये पावर फैक्टर पर निर्भर करता है क्या, केवीए पावर फैक्टर पर निर्भर करता है क्या, तो ध्यान रखना बेटा केवीए पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, इसलिए ध्यान रखना बेटा यहाँ पर भी आप क्या करते हो, cos फाई से मल्टीप्लाई, और बेटा यहाँ पर भी आप क्या करते हो, cos फाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, और जोड़ोगे क्या बेटा, हानियां, कौन सी, कुल हानि। ठीक है, अब देखना बेटा यहाँ से बेटा अगर ये लिखे तो भी सही है, और अगर ये लिखे तो भी सही है, ये लिखो बेटा केवीए cos फाई, ये क्या है बेटा, आउटपुट, ध्यान रखना केवीए आउटपुट cos फाई। ठीक है, बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, केवीए आउटपुट cos फाई। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा कुल हानियों को आप क्या लिख सकते हो, कुल हानियों को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, कुल हानियों को लिख सकते हो बेटा कुल ताम्र या स्थिर अस्थि, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, कुल यानी कि ताम्र हानि प्लस स्थिर स्थिर हानि, ये भी लिख सकते हो ना, बिल्कुल। और ये अस्थिर का मतलब ही ताम्र होता है बेटा, है ना, इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली मैं एक तरीके से लिखूंगा, तो बेटा ये यूं लिख सकता हूं, या नीटा बराबर केवीए आउटपुट cos फाई बटा केवीए आउटपुट cos फाई cos फाई प्लस बेटा यहाँ क्या लिख सकते हो, सती यानी कि हानि, बेटा क्षति को क्या लिख सकते हैं, हानि, तो बेटा ये भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, हाँ बहुत सही। और ये क्षति क्या है बेटा, कुल टोटल। ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बेटा अपन क्या करते हैं, इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बेटा कंप्लीटली क्या पढ़ लिया, इसकी दक्षता के बारे में पढ़ लिया। और बेटा ये ध्यान रखना आउटपुट में दोगे केवी आउटपुट, उसको पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा, तो cos फाई, और बेटा केवी आउटपुट cos फाई और हानियां, इस तरह से बेटा हर चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये लो बेटा आपके वोल्टा रेगुलेशन कंप्लीट, यहाँ से बाहर बेटा नहीं आता कोर्स में। ठीक है, ओके, तो भारत माता की जय, वंदे मातरम।